नमस्कार दोस्तों, पिक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आपकी तैयारी में थोड़ी सी मदद करने के लिए हमारी ये श्रृंखला जो है चल रही है, जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस। डेली प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं कि डेली बेस पे अलग अलग सब्जेक्ट हम लोग लेते हैं ताकि सभी सब्जेक्टों का रिवीजन जो है वीकली हो जाए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 10 प्रश्न लेते हैं और उन 10 प्रश्नों से 10 टॉपिक हम अपने कंप्लीट कर लेते हैं प्रश्नों और आंसर्स के माध्यम से, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो 10 प्रश्न लेते हैं उनका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं, मतलब अच्छे से सब कुछ उनके बारे में देख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो या जानकारी हो वो सारी हम लोग यहाँ पे गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज कौन सा टॉपिक हो जाएगा, आज विषय हो जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आज हम लोग पर्यावरण से संबंधित 10 प्रश्न देखेंगे, है ना। तो देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। बात करें जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे एक तो जैव विविधता बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे चाहे जीव हों या पेड़ पौधे हों, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनके जीवन पर खतरा बना होता है, चाहे निकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन के कारण हो या फिर इनके आवास विखंडन के कारण हो, या फिर कोई जीव जंतु है तो उसको भोजन के रूप में दूसरे जीव जंतु खाने के लिए आते हैं, तो ये सारे खतरे हो सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो हमारे भारत के क्षेत्र में जो है 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाते हैं। एक तो पूर्वी हिमालय हो जाएगा, एक तो पश्चिमी हिमालय हो जाएगा, तीसरा पश्चिमी घाट हो जाएगा, चौथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, पश्चिमी घाट हो जाएगा, पूर्वी हिमालय हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, बाकी अरावली पर्वत वाला गलत हो जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। बाकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये देख सकते हैं ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, अरावली पर्वत, जो कि जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। अगर बात करें भारत में कौन कौन से जैव विविधता हॉटस्पॉट 4 हैं, एक तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी भारत जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हो जाएगा। अगर बात करें अरावली पर्वतमाला हॉटस्पॉट नहीं है, हालांकि यह एक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिमी घाट में भी अच्छी खासी जैव विविधता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पर यह हॉटस्पॉट नहीं है। बात करें हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे उच्च जैव विविधता होती है, पहली शर्त है। दूसरी, गंभीर खतरे दोनों में मौजूद होते हैं, ठीक है। एक तो उन प्रजातियों पर गंभीर खतरा होना चाहिए और वो उच्च जैव विविधता वाली क्षेत्र होने चाहिए, ठीक है। बात करें क्या है कि पश्चिमी घाट में 5000 से भी ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ और 200 से ज़्यादा कशोरिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में, ठीक है। पूर्वी हिमालय में रेड पांडा, स्नो तेंदुआ या जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसको भी जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न अपना कि भारत का पहला राष्ट्रीय जैव विविधता पार्क प्राधिकरण, है ना, पहला राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी किस राज्य में स्थापित की गई है। केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा या कर्नाटक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केरल में स्थापित की गई थी, ठीक है। कब स्थापित की गई थी? आई थिंक 2013 में स्थापित की गई थी। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में। इसका ऑप्शन हो जाएगा केरला। भारत का पहला राज्य जैव विविधता प्राधिकरण केरला में स्थापित किया गया था 2013 में, ठीक है। बात करें यह जैव विविधता अधिनियम 2002, अगर बात करें कि ये प्राधिकरण किसके तहत स्थापित किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जैविक संसाधनों का संरक्षण करना और स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना, ठीक है, दस्तावेजीकरण करना। बात करें केरल में 32 जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं। कितनी? 32 BMCs, है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएंगी, मैनेजमेंट कमेटीज, ठीक है। पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, किसकी? जैव विविधता प्राधिकरण की है। बात करें अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी गैस? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, GHG। बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, CH4 मीथेन हो जाएगी और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी। पर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हो जाएंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, दूसरी CH4 मीथेन हो जाएगी, फिर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी N2O, और ओजोन हो जाएगी जिसको हम O3 बोलते हैं, फिर CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% जो है वायुमंडल में है, ये ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं क्या है, ये पृथ्वी से परावर्तित ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, पृथ्वी से जो ऊर्जा निकलती है इसको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें। और इससे क्या होता है कि वायुमंडल गर्म बना रहता है। जब वायुमंडल गर्म बना रहता है तो उससे और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, मीथेन की बात करें तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्षमता CO2 से 25 गुना होती है। ठीक है, मीथेन की कहने का मतलब ये है कि CO2 जितना नुकसान करती है, CO2 का एक अणु जितना नुकसान करता है ना, मतलब CO2 जितना नुकसान करती है उसके 25 गुना ज़्यादा CH4 नुकसान करती है। मतलब CH4 ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, बात करें भारत का कृषि और पशुधन क्षेत्र मीथेन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, हाँ, मोस्ट ऑफ द जहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाता है या जहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ी सी भी पाई जाती है तो वहाँ से CH4 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगले प्रश्न की बात करें, क्या हो जाएगा हमारा कि भारत में कौन सा अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। किसका, एशियाई शेर। एशियाई शेर कहाँ पे, एक ही जगह पर पाए जाते हैं, एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हो जाएगा, गिर उद्यान गुजरात, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम या बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, इनके स्टेट भी लिख देते हैं, ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये गुजरात हो जाएगा, ये काजीरंगा असम हो जाएगा और बांधवगढ़ कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। इसके अन्य जानकारी ले लेते हैं पॉइंटों की। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ एशियाई शेरों की क्या है, एकमात्र प्राकृतिक आबादी पाई जाती है। कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है। 2020 की जनगणना के अनुसार 674 एशियाई शेर यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और 1965 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। किसको, गिर राष्ट्रीय उद्यान को। शेरों की संख्या में लगातार वृद्धि संरक्षण प्रयासों का परिणाम है ना, मतलब संरक्षण जो है अच्छी तरीके से कर रहा है और मैनेज भी अच्छे तरीके से हो रहा है, तभी तो इतनी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अगले प्रश्न की बात करें जो कि अपना 5वां प्रश्न हो जाएगा, क्या कहता है कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है, फेफड़ा है ना, प्रवाल भित्तियाँ, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन या शीतोष्ण वन। तो पृथ्वी का फेफड़ा हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं ये पृथ्वी का फेफड़ा कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसकी जगह पे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अमेजन वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो कि कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका के ब्राज़ील एरिया में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बात करें भारत में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी की जैव विविधता का 50% से अधिक हिस्सा लेके बैठे हैं। कौन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा कि भारत का कौन सा वन प्रकार सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या पर्वतीय वन। तो सबसे ज़्यादा कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, अगर इसके सलूशन की बात करें तो देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की बात करें तो ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। और बात करें ऐसे वनों की उत्पत्ति या वृद्धि के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और ऐसे क्षेत्रों में ही ये जो है पेड़ पौधे पनपते हैं। इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे पेड़ पौधों का उदाहरण, तो साल हो जाएगा, सागौन, शीशम, बांस, ये सब आर्द्र पर्णपाती उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, ये वन कहाँ पे पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द, एक तो मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला बात करें तो भारत के कुल वन क्षेत्र का 37% क्षेत्रफल पर ये वाले वन पाए जाते हैं। कौन से, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा अपना 6 नंबर कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। किसके, O3 डिप्लेशन से। O3 डिप्लेशन से संबंधित कौन सी संधि हो जाएगी, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें
तो ये CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया सम्मेलन हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये पहला सफल है ना, ये ओजोन से संबंधित पहला सफल सम्मेलन भी माना जाता है। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना। इसकी बात करें तो ये 1997 में आई थिंक जो है कारगर हुआ था। इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? इसकी स्टार्टिंग 1995 में की गई थी, पर ये जो है प्रभावी 1997 में हो पाता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए बनाया गया था। अगर बात करें तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर रोक लगाता है। ठीक है, रोक लगाता है। और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ये क्वेश्चन आप मानोगे नहीं, कम से कम 4 से 5 बार जो है यूपीपीसीएस में आया है। ठीक है, और ये हर दूसरे साल या हर साल आप देखो तो हर साल ही पूछा गया है ओजोन दिवस कब मनाया गया है, तो 16 सितंबर को। ठीक है, भारत ने 1992 में इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। ये क्या है कि ये ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आती हैं उनसे हमारी स्किन को या हमारी बॉडी पे होने वाले इम्पैक्ट को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, क्या हो जाएगा कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य हो जाता है। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 77,482 किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया में फैला हुआ है यहाँ का वन क्षेत्र। ठीक है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 25% है। ये बहुत बड़ी मात्रा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 79% से अधिक क्षेत्रफल से वनाच्छादित है, लेकिन कुल क्षेत्रफल कम है। देखो परसेंटेज की मात्रा में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि 79% क्षेत्रफल पर उसके वन पाए जाते हैं, पर संख्या या एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश सबसे आगे हो जाएगा। ठीक है, बात करें भारत का कुल वन क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 21.71। ठीक है, 21.71% है अभी में। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या हो जाएगा कि कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा रहता है? ठीक है, बात करें पारिस्थितिकी पिरामिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संख्या पिरामिड हो जाएगा, दूसरा जैवभार पिरामिड हो जाएगा, तीसरा ऊर्जा पिरामिड हो जाएगा। ठीक है, संख्या पिरामिड, जैवभार, ऊर्जा या उत्पादकता का पिरामिड। तो ये हमेशा सीधा रहने वाला ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, बात करें अगर संख्या पिरामिड तो ये उल्टा भी हो जाता, सीधा भी रहता है और उल्टा भी हो जाता है। जैवभार की बात करें तो ये भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का पिरामिड होता है, पर इसकी बात करें तो ये ऑल सिचुएशन में सीधा ही रहता है। ठीक है, देख लेते हैं सोल्यूशन कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। बात करें प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का 90% हास होता है। इसको 10% नियम भी कहते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे ये घास है। ठीक है, ये घास है और यहाँ पे क्या है? बकरी। तो कहने का मतलब है कि ये बकरी अगर खाएगी घास को, तो अगर यहाँ पे जो है 90% घास होता है, 10% नियम। देखो इसके कहने का मतलब है ये अगर इसके पास 100 मतलब इसके पास अगर 100 पॉइंट की एनर्जी है घास के पास, तो अगर इसको बकरी खाएगी, ठीक है, तो बकरी के पास केवल 10% की एनर्जी पहुँचेगी, बाकी की 90% के या 90 जो पॉइंट होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। और अगर बकरी को एक शेर ने खा लिया, ठीक है, तो इस बकरी की अगर 100 पॉइंट हैं तो इसकी ऊर्जा के केवल 10% ही शेर तक पहुँचते हैं, बाकी 90% या 90 पॉइंट जो है रास्ते में ही ख़राब हो जाते हैं, किसी कारणवश नहीं पहुँच पाती है। इसको ऊर्जा का क्या बोलते हैं? इसको ऊर्जा का 10% नियम बोलते हैं। और ये किसने दिया था? लिंडमैन ने। ठीक है, ये ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। तो ये ध्यान रखना नाम। ठीक है, उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर जाने पर ऊर्जा कम हो जाती है, ह्रास होता है। ठीक है, बात करें संख्या और जैव भार का पिरामिड जो है उल्टा भी हो सकता है, पर जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये ऑलवेज सीधा होता है। बात करें यह पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को भी दर्शाता है, ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये कौन सा?
ये संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा कैसे हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर घास परितंत्र या मैदान में लें तो घासें कितनी होती हैं, घासें तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। मान लो ये घासें हो गई हमारी, ठीक है, और इतनी घास पे इनकी संख्या हो गई मान लो 50, और इस घास को खाने वाले जंतु कितने होते हैं, मान लो 10 से 12 बकरियों ने खा लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 से 12 बकरियों ने खा लिया, और बकरियों के ऊपर शेर मान लेते हैं 1 है, तो शेर ने खा लिया तो शेर की संख्या 1 है। तो इसका जो है पिरामिड ऐसे बन जाएगा, कैसे, ये सीधा बन जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा पिरामिड हो गया संख्या पिरामिड का। और अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, इसी को उल्टा कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। अभी उल्टा ऐसे हो जाएगा कि घास, संख्या पिरामिड की बात चल रही है तो घास पिरामिड मान लेते हैं यहाँ पे एक पेड़ लगा है, ठीक है, ये एक पेड़ है, मान लेते हैं ये काहे का है, ये आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है। और इस आम के पेड़ पे क्या है, इस आम के पेड़ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ठीक है। पेड़ पौधों पे मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीट हो गए, कीट पतंगे, जिनकी संख्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं 50 से 60 हो जाएगी, ठीक है। और इन 50 से 60 कीड़ों को खाने के लिए, और पेड़ पौधों पे फल लगे हैं, फूल लगे हैं, उनको खाने के लिए और भी बहुत सारे जीव जंतु आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 150 मान लेते हैं जीव जंतु आ गए मिलके। इनमें से कुछ कीड़ों को खाने आएंगे, कुछ आम खाने आएंगे, कुछ आम के फूल खाने आएंगे, कुछ आम के पत्ते खाने आएंगे। तो इस प्रकार से नीचे से संख्या 1 है पेड़ की, पर ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, तो ये संख्या का पिरामिड उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार संख्या का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से हो सकता है। अगर जैव भार की बात करें, ठीक है, अगर जैव भार की बात करें तो जैव भार में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये भी उल्टा और सीधा हो सकता है। मान लेते हैं कि ये इतनी सारे खेत में हमारे पेड़ पौधे लगे हैं, ठीक है, और इतने पेड़ पौधों या इतनी घास को अगर हम लोग पशुओं को खिलाएंगे, बकरी को खिलाएंगे, तो कुछ ही बकरियों का पेट भरेगा, ठीक है। और इससे जो इन बकरियों को खा के कुछ ही जीव जंतुओं का पेट भरेगा। तो ये भी सीधा बन सकता है पिरामिड, ठीक है। और अगर इसी को उल्टा करना हो तो इसको जल परितंत्र में ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक तालाब है अपना, ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब ले लिया हमने। तो तालाब में क्या होता है कि बहुत सारी कई होती है, बहुत सारे शैवाल होते हैं, या बहुत सारी जो है घास परितंत्र होते हैं। तो उस घास का जो है, ये इतने पूरे एरिया का जो घास होगा उसका वेट मान लेते हैं कि 3 से 4 kg होगा। पर इस पे जो मछलियाँ निर्भर हो जाएंगी, उन मछलियों को ये मछलियाँ खाएंगी, तो इन मछलियों का भार इस घास के पे ज़्यादा हो जाएगा। ये हो सकता है 10 से 15 kg हो जाए। और इन छोटी मछलियों को खाने वाली जो बड़ी मछलियाँ होंगी उनका भार मान लेते हैं, शार्क ले लेते हैं, तो शार्क का भार तो हो सकता है 100 किलो हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे से बढ़ता भार, ठीक है। इसका मतलब ये पिरामिड उल्टा बन जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते होंगे कि ऊर्जा का पिरामिड केवल है जो हमेशा सीधा रहता है। बाकी अगर जैव भार की बात करें और संख्या की बात करें तो उसका पिरामिड उल्टा सीधा दोनों प्रकार से बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 10 नंबर कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। सुंदरवन जो कि कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में हो जाएगा। और रणथंभौर जो कि राजस्थान में हो जाएगा। तो बात करें एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ये असम में पाए जाते हैं। और असम में यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसके सलूशन की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, एक सींग वाले भारतीय गैंडे का सबसे बड़ा आवास माना जाता है। बात करें 2018 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे 2401 गैंडे पाए गए थे। बात करें 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, ठीक है। तो और बात करें यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, हाथी, जंगली भैंसा और बारहसिंगा भी पाए जाते हैं। कहाँ पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के जो है 10 के 10 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और यहाँ से आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी या अच्छे पॉइंट्स या अच्छी चीज़ें मिली होंगी, है ना। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए 1 से 2 लोगों को, है ना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बाकी स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड अचीव योर रिजल्ट एंड योर सक्सेस।
है ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सब्जेक्ट के साथ, अगले 10 प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।